अब ये हाइड्रेशन एनर्जी का तो हमारा हो गया कैसे क्या होता है। बाकी ये वही है कि चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। खुद सोचो, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा। क्योंकि एट द एंड जो एटम है हमारा, वो है क्या? एटम हमारा है एक चार्ज का भरा स्फेयर। ये स्फेयर जिसके ऊपर एक चार्ज है, तो ये स्फेयर है, चार्ज है, तो बताओ इसके लिए वो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सारे चार्ज को सेंटर में मान लेते हैं। तो अब ये आर जो है जितना छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा उतना डाइपोल के थ्रू इंटरेक्शन ज़्यादा, जितना इंटरेक्शन ज़्यादा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। तो हमारी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू आ जाती है चार्ज डेंसिटी। और हमें यही पता है जो चार्ज डेंसिटी है वो एक ही ग्रुप के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? छोटे साइज़ वाले की, मतलब टॉप वाले की। जैसे एल्कली के अंदर क्या हो गया, लिथियम की। अर्थ मेटल के अंदर क्या हो गया, बेरिलियम की। अगर उनके अंदर चार्ज आ रखा है तो। और यही जो चार्ज होता है इसकी वजह से हमारी वो होती है, क्या कहते हैं, हाँ, अट्रैक्शन। बाकी ये चार्ज का हो गया। फिर ये क्या है, हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है कि हमें ये पता है कि जब चार्ज आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ डाइपोल इंटरेक्शन बना लेंगे। और जो डाइपोल है, मान लो कि जैसे ये चार्ज है यहाँ पे, आयन है, ये डाइपोल है पानी का, ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पूरे को कन्वर्ट करके मैंने कुछ ऐसा एरो बना दिया है, ये होगा ये होगा, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, करते करते ऐसे ही एक गुच्छा सा तैयार हो जाएगा। बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल ऐसे चिपक रखे हैं, यूँ तो है नहीं एक के साथ आते ही वो। तो ये जो है, ये गुच्छा, जैसे कभी देखा हो कि मैग्नेट को लो और एक किलो के नेल्स जो है, आयरन फाइलिंग मान लो या कुछ भी कर लो, उसके अंदर डुबो दो और बाहर निकालो। तो यूँ नहीं है कि जो सिर्फ सरफेस के ऊपर चिपक के रह जाएंगे, जैसे गीले हाथ को रेत के अंदर डालते हैं तो वो सिर्फ सरफेस पे चिपकते हैं। लेकिन मैग्नेट को डालेंगे तो मैग्नेट क्या करेगा, एक कील से दूसरी कील, तो दूसरी कील भी चिपक के आ जाएगी साथ में। ऐसे इसमें होता है, आपने गुच्छा डाला एक साथ निकल के आ गया, तो जो एक साथ निकल के आया है उस एक साथ के अंदर जो हमारे लास्ट वाला है जो एक साथ चिपका हुआ है, जो अगर हम आयन को मूव करवाएंगे तो वो भी साथ में मूव करेंगे। तो जो वो लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला मॉलिक्यूल है, उस लास्ट वाले मॉलिक्यूल से लेके इस एटम तक, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वही होगा हाइड्रेटेड रेडियाई, रेडियस। ठीक है, तो ये ऐसे डिफाइन होता है। और ये वही बात है, प्रोपोर्शनल होगा चार्ज डेंसिटी के आयन के ऊपर। और वो क्यों? क्योंकि वही बात है, आयनिक इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल वगैरह वगैरह जो भी अभी हम सीख चुके हैं। अब ये जो है, आयनिक रेडियस अलग चीज़ है, हाइड्रेटेड रेडियस अलग चीज़ है, और आयोनिक मोबिलिटी वो और अलग चीज़ है। इनमें फ़र्क क्या है? आयनिक रेडियस तो वही है भाई कि इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन से लेके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, वो डिपेंड हमारा इस पे करता है, सिर्फ मेटल के ऊपर। वो हम कैलकुलेट करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। फिर है हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस का भी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। वो हम कैलकुलेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर गैसियस, इसको गैसियस मॉलिक्यूल को, आयन को। फिर है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का यही कॉन्सेप्ट है कि पानी के अंदर वो आयन कितना फ्रीली घूम सकता है। तो इसका भी यही देखो कि वैसे जो आयन था उसका रेडियस काफ़ी छोटा था। इन केस ऑफ लिथियम, लिथियम मान लो, कोई भी मान लो, अभी हम लिथियम का लेके चलते हैं एग्जाम्पल। तो क्या था कि लिथियम का साइज़ बहुत छोटा था और सीजियम का साइज़ बहुत बड़ा था। ये सीजियम हो गया, लिथियम हो गया, दोनों के ऊपर +1 चार्ज है। ठीक है, तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये बहुत आराम से घूमता, आराम से चल पाता, क्योंकि बड़ा साइज़ है इसका। तो यहाँ पे पानी मॉलिक्यूल, यहाँ पानी का मॉलिक्यूल यहाँ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा लगाते हैं, विस्कस फोर्स, इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, कुछ भी मान लो, ये रेजिस्ट करते हैं इसके मोशन को ऐसे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि सीजियम के ऊपर ना हाइड्रेटेड रेडियस बन गया इतना, क्योंकि इसके अंदर चार्ज डेंसिटी कम थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, तो इतना ही। लेकिन लिथियम क्या किया, लिथियम ने सीजियम से भी बहुत ज़्यादा बड़ा हाइड्रेटेड रेडियस बना लिया। इतना ज़्यादा इंटरेक्शन किया सीजियम ने, इसने, लिथियम ने। तो एक्चुअल में इतना ही था एटम, इतना एटम था और इसमें इतना एटम था। लेकिन हाइड्रेशन के बाद ये एट द एंड इतना बड़ा हो गया एटम, और ये इतना का इतना ही रह गया, या लगभग थोड़ा सा बड़ा हुआ।
तो नेट जो रेजिस्टेंस है, जो नेट रेजिस्टिव फोर्स है उसकी सॉल्यूशन के अंदर पानी की, वो लिथियम के ऊपर ज़्यादा लगेगी, तो लिथियम कम मूव कर पाएगा। तो इसकी वजह से लिथियम की मोबिलिटी कम है। मोबिलिटी कम है तो बाई फार वो भी कम हो जाएगा कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो उसकी ज़्यादा होती है जो मूव ज़्यादा कर पाएगा। अब अगर वो देखते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ आयंस हैं, तो उसके अंदर कोई हाइड्रेशन का चक्कर ही नहीं है, तो फिर मोल्टन स्टेट के अंदर लिथियम की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती। लेकिन आयनिक स्टेट के अंदर या फिर एक्वस फेज के अंदर क्या है, सीजियम की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये मूव बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर पाएगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। बाकी वही है कि सेम कॉन्सेप्ट हर जगह चलता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो वो होता है हमारा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखें तो जो रेडियस है ना, रेडियस पे इसके साथ इतना भी नहीं बदलता। रेडियस एक का लगभग 10% ज़्यादा हो गया अगले एलिमेंट के अंदर, 20% ज़्यादा हो गया, या बहुत ज़्यादा भी हो गया तो 50-60 हो गया, दुगना हो गया, कितना ही हो जाएगा। रेडियस का चेंज इतना ज़्यादा सडन नहीं होता। लेकिन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर, जैसे लिथियम से बेरिलियम के अंदर, लिथियम से बोरोन के अंदर, लिथियम से बेरिलियम, सोडियम से लेके मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, इसमें +1 चार्ज, इसमें +2 चार्ज, इसमें +3। रेडियस इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन चार्ज बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो जो Q/r² था, रेडियस लगभग लगभग कांस्टेंट, चार्ज जो है वो ×3 × 2, इस केस में ×3, इसमें ×2, तो इतना ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने से हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो हाइड्रेशन रेडियस ज़्यादा, हाइड्रेशन रेडियस ज़्यादा तो आयनिक कंडक्टिविटी कम। इसीलिए जो ये सोडियम वगैरह जैसे मेटल हैं, इनके जो सॉल्ट होते हैं वो ज़्यादा कंडक्टर होते हैं बजाय कि एल्यूमिनियम वगैरह के। एल्यूमिनियम के तो कोवेलेंट नेचर तक दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये है इनका। बाकी जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर फ्री आयन नहीं है, फ्री आयन नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं है। लेकिन कुछ केस के अंदर हो सकता है, वो कुछ केस एक्सेप्शन है, वो हम बाद में देखते रहते हैं। मोल्टन केस के अंदर जैसे अभी हमने बात की, मोल्टन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयंस होते हैं, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो भाई जैसा उनके अंदर जनरली होना चाहिए, छोटा साइज जल्दी भागता है, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा। बड़ा स्टेट है तो अलग चीज़ हो जाती है। बाकी जो वो होता है कोवलेंट कंपाउंड, वो अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर पोलर सॉल्वेंट डाल दिया जाए या वो वीकली कोवेलेंट हो, तो वो भी कई बार टूट जाते हैं और हाइड्रेशन रेडियस हाइड्रा बना लेते हैं, हाइड्रेशन हो जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल जाती है। मान लो चार्ज ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी निकल गई और कुछ कुछ हो गया, और वो बाई चांस जो कोवेलेंट चीज़ है वो निकल गई। तो ये भी हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में सब हो जाता है, बस एक्सेप्शन बोलने की देर है सब कुछ लॉजिकल। बाकी अरेनियस H+ डोनर, अरेनियस ब्रोंस्टेड, फिर लुइस लोन पेयर एक्सेप्टर, अरेनियस बेस वगैरह, ये लुइस की अरेनियस की इसकी थ्योरी पता ही है हमें। फिर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एकदम से टेम्परेचर बढ़ाने से रेंडमनेस यूँ ही नहीं बढ़ जाती, जो रैंडम पहले ही है उसकी रैंडमनेस बढ़ाने में आपको आसानी आएगी। जो पहले बहुत कम रैंडम है उसकी रैंडमनेस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। जैसे कोई अगर देश है, उस देश की इकोनॉमी बिल्कुल डूबी हुई है, बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, मार्केट बिल्कुल स्थिर है, मार्केट के अंदर कोई उछाल ही नहीं है, तो आपको उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। इनिशियल बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। लेकिन अगर कोई मार्केट चल ही रही है, पहले ही मोमेंटम के अंदर है, तो उस मोमेंटम को हल्का सा आगे धक्का मारोगे तो भी वो चलती चलती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अमेरिका को संभालना, इन द सेंस उनकी इकोनॉमी को संभालना इतना मुश्किल नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी को 10% बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है एक छोटे देश की इकोनॉमी को बढ़ाना सेम मेजर से। मतलब भाव समझो। अब एक्सेप्शंस तो हर जगह आ जाते हैं। बाकी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के अंदर
हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड हाईली सॉल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो टूटना चाहेंगे। बाकी नॉन पोलर जो होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल हमें पता है, क्लोरोफॉर्म होता है, CCl4 होता है, और वो होता है CS2 होता है, DMSO होता है, बेंजीन होता है, मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज़्यादातर ये सब कुछ होता है। बाकी अब हम कुछ कॉमन सॉल्ट्स के एग्जांपल देख लेते हैं। एलम्स हो गया। एलम्स के अंदर क्या है कि एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के साथ कोई और सॉल्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल इसका देख लें, लेकिन एल्यूमिनियम का जो सॉल्ट होता है ना, उसको हमने एक बेसिक डेफिनेशन के रूप में, क्योंकि जनरली एल्यूमिनियम मिलता है इसलिए उसका नाम एलम रख देते हैं। अब इसके अलावा जैसे ये है क्रोम एलम, क्रोम का मतलब है क्रोमियम, और बाद में ये एलम का मतलब है टाइप ऑफ सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट के अंदर ये आ जाता है हमारा सोडियम क्रोम एलम है, क्रोम एलम है, पोटेशियम आ गया इसमें, पोटेश एलम है, और आइसोमॉर्फ्स। इसके अंदर क्या है, एक ही टाइप का आदमी मिलेगा, हमें दो दो नहीं मिलेंगे। बाकी ये लिथियम है। लिथियम के अंदर हालांकि जो एलम है ना, एलम के अंदर ये साइड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो इनके साथ चिपक जाते हैं। इनके जो ये पानी है ये अपना लोन पेयर इसके अंदर डाल देता है वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन लिथियम, लिथियम की भाई मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, ये एलम नहीं बना पाएगा क्योंकि इतना पानी झेल नहीं पाएगा। इसके अंदर पानी के 6 मॉलिक्यूल नहीं डल सकते, इसकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। बाकी जो आयनिक कंपाउंड जिनके अंदर कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उनको हम आइसोमॉर्फ्स कहते हैं। और हर जो आयनिक कंपाउंड है वो ज़रूरी नहीं है कि पानी के अंदर जा, लेकिन कुछ के अंदर जाता है तो उनको हम हाइड्रोस्कोपिक कंपाउंड्स कह देते हैं। ठीक है।